नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है, वेलकम है आपको का कंपटीशन कम्युनिटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि साथियों, हम पिछले कुछ समय से मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के यूनिट 10 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमने इसके पहले के जो वीडियो थे उनमें पहले वीडियो में हमने भारत निर्वाचन आयोग, उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग और साथ में मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के बारे में हमने पढ़ा। और आज हम उसी यूनिट 10 का जो अगला अध्याय है, चैप्टर 3 है, उसमें कहा गया है संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। हम विस्तार से देखेंगे कि संघ लोक सेवा आयोग कैसी संस्था है, ये कैसे काम करती है, आखिरकार इसकी आवश्यकता क्यों हुई, इसका संवैधानिक क्या प्रावधान है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, लोगो है सत्यमेव जयते और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग आपको स्लाइड में दिख रहा होगा। तो आइए हम देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग के बारे में और हम विस्तार से पढ़ते हैं कि आखिर संघ लोक सेवा आयोग का क्या हमारे सिलेबस में रोल है और परीक्षा में इसका रखने का क्या प्रावधान है। अगर हम ये सब डिटेल में जब पढ़ेंगे तब हम परीक्षा में इसके जो MCQ, जो भी हमारी प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसको हम बड़े आसानी से हल कर पाएंगे। अभी हम प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल में पढ़ेंगे और फिर जब हम आगे बढ़ेंगे, मेंस में आएंगे, तब इसको और बेहतर तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। तो हम क्या है संघ लोक सेवा आयोग, UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। संघ लोक सेवा आयोग में हम क्या क्या पढ़ेंगे उनके बारे में हमने चर्चा करनी है। पहले पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि इसकी क्या पृष्ठभूमि रही, इसका क्या बैकग्राउंड रहा संघ लोक सेवा आयोग का, इसके बारे में सामान्य जानकारी। उसके बाद महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो हैं उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम संरचना देखेंगे कि कैसी संरचना है हमारे संघ लोक सेवा आयोग की। उसके बाद देखेंगे अध्यक्ष व सदस्य कि इसमें कितने अध्यक्ष होते हैं, कितने सदस्यों का संवैधानिक प्रावधान है, कैसी ये इसकी संरचना है, कितने लोग इसमें काम करते हैं, इनके बारे में देखेंगे। हम देखेंगे इसके मुख्य कार्य क्या हैं, काम क्या करता है संघ लोक सेवा आयोग, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। इनकी सीमाएं भी देखेंगे, क्योंकि कोई भी आयोग हो, कोई भी संस्था हो, उसकी कुछ सीमाएं निर्धारित होती हैं। तो इन सीमाओं में रहकर आयोग काम करता है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। और फिर अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में चर्चा करेंगे कि और कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको जानने चाहिए, जो एग्जाम में कई बार पूछे भी जाते हैं। आइए देखते हैं। तो क्या है कि पृष्ठभूमि में सबसे पहले इसके बैकग्राउंड के बारे में समझते हैं। तो अगर शुरुआत की बात करें कि संघ लोक सेवा आयोग की शुरुआत कब हुई, तो उसके पहले हम समझते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग की शुरुआत आखिर हुई क्यों, इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में चाहे वो कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, इन सब के सहयोग से हमारा देश काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो इसमें कार्यपालिका में कौन लोग आएंगे, कैसे इनकी भर्ती प्रक्रिया होगी, कैसे हम बेहतर से बेहतर लोक सेवकों का चयन कर पाएं, इन सब के लिए जब चर्चा हुई और ऐसी आवश्यकता महसूस हुई कि इनके लिए एक संस्था का गठन किया जाना चाहिए, उस समय ब्रिटिश काल में क्या हुआ, इसका जरूरत महसूस हुई संघ लोक सेवा आयोग की। ऐसा लगा कि एक कोई संस्था होनी चाहिए जो इन लोक सेवकों की भर्ती प्रक्रिया को सुनिश्चित करे और अच्छे लोगों की एक योग्यता का प्रावधान करके भर्ती किया जा सके। तो सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस सिविल सेवकों का जन्मदाता कहा जाता है, सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। साथियों, सिविल सेवकों का नहीं, सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है किसको, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। प्रथम परीक्षा की अगर बात करें कि ब्रिटिश काल में जब हम बात करते हैं कि इसकी एक संवैधानिक प्रक्रिया का ऐसा लगा कि आवश्यकता महसूस होगी, तो उस समय पहली बार परीक्षा कब हुई, तो परीक्षा हुई 16 जुलाई 1855 में और ये परीक्षा लंदन में आयोजित की गई थी।
इस परीक्षा का आयोजन लंदन में किया गया था, लेकिन ये भारतीयों के लिए आयोजित परीक्षा थी और इसका आयोजन लंदन में किया गया। एचिंसन आयोग का भी गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड डफरिन कर रहे थे। लॉर्ड डफरिन की अध्यक्षता में एचिंसन आयोग का गठन हुआ। एचिंसन आयोग का गठन इसलिए हुआ था कि ये कमेटी ये तय करे कि क्या भारतीयों के लिए लोक सेवा आयोग की परीक्षा भारत में कराई जा सकती है क्या? ऐसे एटमॉस्फेयर हमारे भारत में है क्या कि हम संघ लोक सेवा आयोग से जो लोक सेवकों की भर्ती कराते हैं उसकी परीक्षा का आयोजन लंदन में ना करके भारत में ही कराया जा सके। उसके बाद एस्लिंगटन आयोग का गठन हुआ। इसमें जो आप अभी देखते होंगे कि पदोन्नति में वरिष्ठता का जो सिद्धांत है वो इसी आयोग की सिफारिश के तहत है। उसके बाद हम देखें कि भारतीय संविधान में इसका प्रावधान कैसे हुआ, भारतीय संवैधानिक प्रक्रिया के तहत इसका विकास कैसे हुआ, तो हम देखते हैं कि जो भारत शासन अधिनियम 1919, जो हमारा भारत शासन अधिनियम 1919 है, उससे सिविल सेवकों के बारे में एक पृष्ठभूमि तैयार हुई भारतीय सिविल सेवा के लिए। सिविल सेवाओं का दो भागों में वर्गीकरण हुआ, एक अखिल भारतीय संस्था थी और एक केंद्रीय संस्था थी। इसमें हुआ क्या कि 1922 में इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा का पहली बार आयोजन हुआ। तो भारत में पहली बार आयोजन कहाँ हुआ? इलाहाबाद में हुआ। अब साथियों, इलाहाबाद प्रयागराज हो गया है और आप इसका नाम लेकिन जब हम इतिहास के पन्नों पर देखेंगे तो 1922 में इलाहाबाद था, तो इसलिए आप कभी भी इसमें कंफ्यूज मत हो, क्योंकि प्रयागराज नाम अभी हुआ है योगी जी की सरकार में। लेकिन जब क्वेश्चन पूछेगा कि पहली बार भारत में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किस शहर में हुआ और ऑप्शन में इलाहाबाद है, तो इलाहाबाद उसका सही उत्तर होगा। आप वहाँ प्रयागराज ढूंढने की कोशिश ना करें। चलिए बहरहाल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं गठन के बारे में कि इसका गठन कब हुआ। आखिरकार संघ लोक सेवा आयोग भारत में संस्था है, तो उसके गठन कब हुआ? तो गठन हुआ 1 अक्टूबर 1926 में संघ लोक सेवा आयोग का गठन हुआ भारत में, और जो हुआ वो भारत शासन अधिनियम 1919 की जो सेक्शन 96C है उसके तहत, जो 1923 में ली आयोग गठित हुआ था, उसके तहत ली आयोग की रिपोर्ट आई 1924 में 27 मार्च को, और उसी के तहत गठित हुआ हमारे भारत में एक संघ लोक सेवा आयोग जैसी संस्था का गठन हुआ। इसकी संरचना की अगर बात करें, संरचना उस समय की जब इसका गठन हुआ उस समय क्या संरचना थी संघ लोक सेवा आयोग की, अगर हम देखें तो उस समय एक अध्यक्ष व 4 सदस्यों से मिलकर बनी हुई ये संस्था थी। मतलब एक अध्यक्ष थे और 4 उसमें सदस्य थे, 5 लोगों से बनी ये संस्था थी। अगर इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो इनके अध्यक्ष कौन थे? तो वो रास बर्कर जी इनके अध्यक्ष थे। 1935 का भारत शासन अधिनियम आया, उसमें केंद्र में क्या हुआ कि फेडरल सर्विस कमीशन गठित हुआ। फेडरल सर्विस कमीशन नाम दिया गया और ये 1 अप्रैल 1937 को हुआ। प्रांतों में क्या हुआ? प्रांतीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, और 26 जनवरी 1950 को जब हमारे भारत का संविधान लागू हुआ, उस समय भाग 14 से आर्टिकल जो 315 है उसमें इसके गठन का प्रावधान है, और 315 से 323 तक में हमारे संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बात की गई है। इसके मुख्यालय की बात करें, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। तत्कालिक अध्यक्ष की बात करें अगर, तत्कालिक अध्यक्ष कब? 26 जनवरी 1950 के दरमियान कौन इसके अध्यक्ष थे? अगर उनकी बात करें तो HK कृपलानी जी थे। कब? 26 जनवरी 1950 को, और स्वतंत्रता के समय भी अध्यक्ष यही थे, HK कृपलानी जी। तो ये इसका संवैधानिक प्रावधान हुआ। कुछ हमने इसके इतिहास के बारे में जाना संघ लोक सेवा आयोग के। अब आइए देखते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद, क्योंकि हम जानते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसका संविधान के भाग 14 में जो आर्टिकल हैं
315 से 323 वहां इसका वर्णन किया गया है। भाग 14 संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, जो इसका आर्टिकल 303 है, सॉरी 308 है, उसमें 308 से लेकर 323 तक में इनका प्रावधान है। 308 से 314 तक में सेवाओं के बारे में बात की गई है। और जो अध्याय चैप्टर 2 है इसी का, उसमें लोक सेवा आयोग के बारे में भी बात की गई है। और इसका जो आर्टिकल 315 है और 315 से 23 तक में संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बात की गई है। हालांकि यही राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में भी प्रावधान है। तो अपन पढ़ेंगे ये आर्टिकल 315 से 323 तक के, क्योंकि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित अनुच्छेद हैं। आइए देखते हैं। तो हमने कहा कि लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग के आर्टिकल में हम देखें कि किस आर्टिकल्स में क्या वर्णन किया गया है, तो एक एक करके हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। आप देखिए कि आर्टिकल 315 में क्या कहता है कि इसमें गठन का प्रावधान है। संघ लोक सेवा आयोग के स्थापना का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? अनुच्छेद 315 में। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो अनुच्छेद 316 में इनकी नियुक्ति का प्रावधान है, इनकी योग्यता का प्रावधान है, इनकी पदावधि का प्रावधान है और इनके त्याग पत्र की पद्धति भी इसी में वर्णित है। किसमें? आर्टिकल 316 में। अनुच्छेद 317 में देखें तो इसमें हटाने की प्रक्रिया के बारे में बात की गई है कि इनको कैसे हटाया जाएगा। अभी हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे कि किस आर्टिकल में कहाँ क्या वर्णन है। अब जैसे हटाने की क्या प्रक्रिया है, इसमें योग्यता, पदावधि व त्यागपत्र के बारे में बात की गई है। तो हम ये भी देखेंगे कि इनकी योग्यता का निर्धारण कौन करता है, इनकी पदावधि कितनी होती है, इन सब के बारे में हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 318 में ये कहा गया है कि अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तें क्या होंगी, उनके बारे में बात की गई है। और जो अनुच्छेद 319 है उसमें अध्यक्ष व सदस्यों की पुनर्नियुक्ति के बारे में चर्चा की गई है। और जो संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित आर्टिकल है अनुच्छेद 320, उसमें इसके आयोग के कार्य के बारे में बात की गई है। और 321 में कार्य विस्तार की शक्ति क्या होगी उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 322 में देखें तो इसमें वेतन भत्ते संचित निधि पर, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। जो अनुच्छेद 266 में है भारतीय संविधान की। और अनुच्छेद 323 में देखेंगे तो इसमें रिपोर्ट के बारे में बात की गई है। रिपोर्ट के बारे में यह है कि जो भी काम हमारा संघ लोक सेवा आयोग करता है उसकी रिपोर्ट वो राष्ट्रपति को सौंपेगा और राष्ट्रपति उसे संसद में, दोनों सदनों में समय समय पर उपलब्ध कराएंगे, संसद में रखेंगे उस रिपोर्ट को। अब हम विस्तार से देखेंगे कि अनुच्छेद 315, तो 315 के सब आर्टिकल 1 में यह कहा गया है कि संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग होगी, राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। और जो अनुच्छेद 315(2) है उसमें यह कहा गया है कि संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। और उसका गठन कैसे होगा? तो जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडलों की सहमति होगी तब ऐसा किया जा सकता है, संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। 315(4) में है कि राज्यपाल का संघ लोक सेवा आयोग से ये अनुरोध होगा कि वो इनका गठन करे। 316 के सब आर्टिकल 1 में यह है कि अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की योग्यता क्या होगी, किस योग्यता के तहत इनकी नियुक्ति होगी, उसके बारे में बात आर्टिकल 316 के 1 में की गई है। इसमें यूपीएससी एंड जेपीएससी, जेपीएससी से तात्पर्य यहाँ यह है, यूपीएससी का तो आप जानते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। जेपीएससी से तात्पर्य यह है कि ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, संयुक्त लोक सेवा आयोग। इनकी जो नियुक्ति का काम होगा ये कौन करेगा? राष्ट्रपति जी करेंगे। और एसपीएससी जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उसमें राज्यपाल का अधिकार है कि वो इनकी नियुक्ति करें। योग्यता की अगर बात करें कि संघ लोक सेवा आयोग में वो कौन व्यक्ति होंगे जो अध्यक्ष और सदस्य बनेंगे, तो इनमें
आधे सदस्यों को भारत या किसी राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष के कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। वो जो इसमें सदस्य होंगे वो आधे सदस्यों का कम से कम 10 वर्षों तक कार्य अनुभव कहाँ होना चाहिए, चाहे वो केंद्र सरकार के अंतर्गत काम किए हों या राज्य सरकार के अंतर्गत काम किए हों, उनके अनुभव का कम से कम कितना 10 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव की बात करता है। अनुच्छेद 316 का आर्टिकल फर्स्ट ए कहता है कि कार्यकारी अध्यक्ष कौन नियुक्त करेगा, तो कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने का अधिकार यूपीएससी में राष्ट्रपति को दिया गया है और यही संयुक्त लोक सेवा आयोग में है। और अगर हम राज्य स्तर पर देखें तो राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है। आइए हम आगे देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। तो अनुच्छेद 316 का सब आर्टिकल 2 ये कहता है कि पदावधि व त्यागपत्र, इनकी पदावधि कितनी होगी और ये त्यागपत्र किसको देंगे। अगर इनको लगता है कि हमको त्यागपत्र देना है अपनी सेवा से तो कैसे देंगे, अगर इनकी पदावधि क्या है जिसका पूर्ण होने पर हम इनको हटा सकें। तो पदावधि इनकी 6 वर्ष बताई गई है। अधिकतम आयु, अगर यूपीएससी की हम बात करें, संघ लोक सेवा आयोग की बात करें तो उसमें 65 वर्ष है। हम राज्य की बात करें तो उसमें 62 वर्ष है। और अगर हम संयुक्त लोक सेवा आयोग ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो उसमें 62 वर्ष है। त्यागपत्र अगर देखें तो यूपीएससी और जो संयुक्त लोक सेवा आयोग के लोग हैं वो राष्ट्रपति जी को देंगे और जो राज्य स्तर पर हैं वो राज्यपाल को देंगे। और अनुच्छेद 316 का जो सब आर्टिकल 3 है वो कहता है पुनः उसी पद पर नियुक्ति नहीं होगी, चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, उनको पुनः अपने उसी पद पर पुनर्नियुक्ति नहीं दी जा सकती। अगर मान लीजिए कोई अध्यक्ष है वो अध्यक्ष पद पर नियुक्त नहीं हो सकता, कोई सदस्य है तो वो सदस्य पद पर नियुक्त नहीं हो सकता। जैसे हम संघ लोक सेवा आयोग की अगर बात करें तो उसका सदस्य अध्यक्ष बन सकता है संघ लोक सेवा आयोग का, किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन वह पुनः संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नहीं बन सकता है। इसके बारे में बात आर्टिकल 316 के सब आर्टिकल 3 में की गई है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 317 का जो सब आर्टिकल 1 है वो कहता है कि अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने की जो प्रक्रिया होगी वो क्या होगी, उसके बारे में बात करता है। तो यूपीएससी की अगर बात करें तो उसमें राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो उनको हटा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जी ऐसे नहीं हटा सकते। एक जो सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के आधार पर हटाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय की एक जांच रिपोर्ट गठित होगी और वो ये तय करेगी, वो इन राष्ट्रपति जी को बताएगी कि इनको हटाना चाहिए। हाँ, एक बात याद रखें, अगर राष्ट्रपति जी ने सर्वोच्च न्यायालय से ये परामर्श मांगा कि इनको हटाना चाहिए कि नहीं, लेकिन अगर सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि इनको हटाना चाहिए तो वो सलाह इनके लिए बाध्यकारी होगी, राष्ट्रपति जी के लिए, फिर उनको हटाना ही होगा। आधार क्या होगा, किस आधार पर ऐसा किया जा सकता है, तो साबित कदाचार हो, किसी प्रकार का साबित कदाचार होता है तो उसके आधार पर इनको हटाने की प्रक्रिया की जाती है। प्रक्रिया का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 145 के तहत उच्चतम न्यायालय की जांच रिपोर्ट के बाद होगा। मैंने आपको बताया ही कि ये सलाह बाध्यकारी है, इस सलाह को मानना अनिवार्य हो जाएगा। अनुच्छेद 317(2) में कहता है कि जांच के बाद निलंबन, इन जांच के बाद ही निलंबन होगा, उसके पहले नहीं। यूपीएससी एंड जेपीएससी मतलब संघ लोक सेवा आयोग एंड संयुक्त लोक सेवा आयोग में राज्यपाल को ये अथॉरिटी है। और इसी तरह जो राज्य लोक सेवा आयोग है, मैंने आपको बताया ही कि राज्य तय करेगा। यहाँ देखते हैं अपन अनुच्छेद 317(3), यहाँ अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने के अन्य आधार क्या होंगे और किन आधारों पर उनको हटाया जा सकता है। अगर वो दिवालिया हो गए हों, दिवालिया होने से मतलब ये है कि आप अगर किसी संस्था से या किसी व्यक्ति से आपने, ये आर्थिक रूप का मामला है दिवालियापन, अगर आपने किसी से कर्ज लिया है, किसी से उधार लिया है और आप चुका पाने की स्थिति में नहीं है तो कोर्ट आपको दिवालिया घोषित कर सकता है। तो अगर आप दिवालिया घोषित कर दिया गया हो
तो उनको हटाया जा सकता है। अवैध अन्य अवैतनिक कार्य पर लग गए हों या इन्होंने कहीं किसी सरकार के अधीन किसी काम में लग गए हों, किसी पद पर लग गए हों। मानसिक या शारीरिक अक्षमता, आप किसी प्रकार से चाहे वो मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से उस पद के लिए अयोग्य हो गए हों, तब भी आपको हटाया जा सकता है। किसको हटाया जा सकता है? इन संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों। आइए आगे देखते हैं। कहता है अनुच्छेद 317 का सब आर्टिकल 4 कि कदाचार होने पर निगमित कंपनी से करार या भारत या राज्य सरकार की संविदा का इच्छुक ऐसा कोई व्यक्ति हो गया हो, उसको हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 318 में क्या है? अनुच्छेद 318 ये कहता है कि अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तें, संख्या, वेतन, भत्ते, इन सब चीजों का निर्धारण चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे संयुक्त लोक सेवा आयोग हो, कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। राष्ट्रपति जी को ये अधिकार है। और जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसमें ये अधिकार राज्यपाल को दिया गया है। अनुच्छेद 319 ये कहता है कि आयोग के सदस्य व अध्यक्षों की पुनर्नियुक्ति के बारे में बात करता है। तो यूपीएससी का जो अध्यक्ष है वो पुनर्नियुक्त नहीं हो सकता, वो पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं है। सदस्य मात्र अगर सदस्य है वो यूपीएससी का, तो वो केवल अध्यक्ष बन सकता है। वो अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग का भी बन सकता है और राज्य के किसी लोक सेवा आयोग का भी। और जो हमारे राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है वो पर नियुक्त हो सकता है। इनकी नियुक्ति अध्यक्ष के पद पर हो सकती है, ऐसा हमारे आर्टिकल 319 में बताया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अनुच्छेद 320 ये कहता है कि लोक सेवा आयोग के कार्य, लोक सेवा आयोग के काम क्या होंगे, वो कौन से काम करेगा लोक सेवा आयोग, उनके बारे में प्रावधान किया गया है। और 320 लोक सेवा आयोग के कार्य यही है कि चाहे वो भर्ती परीक्षाओं का आयोजन कराना हो, ए ग्रुप और बी ग्रुप जैसी परीक्षाओं का आयोजन हमारा कौन कराता है? संघ लोक सेवा आयोग कराता है। ये कई बार चाहे स्थानांतरण हो, चाहे पदोन्नति हो, इन सब के मामले में कई बार परामर्श देने का भी काम करता है। लेकिन आप याद रखेंगे कि आरक्षण किनको मिलना चाहिए, इनके संबंध में लोक सेवा आयोग सलाह नहीं देता, इनसे सलाह लेना अनिवार्य नहीं है, इनसे ली भी नहीं जाती व्यवहारिक रूप से। तो अपन ने देखा कि 320 में क्या है? यूपीएससी संघ सेवाओं की नियुक्तियां, और उसके बाद संयुक्त लोक सेवा आयोग में देखा कि राज्यों के लोक सेवाओं की नियुक्ति करने का काम ये करते हैं। अनुच्छेद 320 का सब आर्टिकल 2 कहता है यूपीएससी राज्यों के संयुक्त सेवाओं की नियुक्ति में सहायता करेगा। जब भी संयुक्त सेवाओं की नियुक्ति की बात आएगी उस समय संघ लोक सेवा आयोग इनकी मदद करेगा, इनकी सहायता करेगा। अनुच्छेद 320(3) कहता है कि भर्ती प्रणाली, पदोन्नति, स्थानांतरण और अनुशासन आदि इनका सब तय करने का काम भी कौन? संघ लोक सेवा आयोग करता है, सिर्फ सलाह देता है। आर्टिकल 320(5) ये कहता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियम 14 दिनों के लिए संसद के मतलब विधायिका के, चाहे वो राज्यपाल होगा तो विधानसभा में या राष्ट्रपति होगा तो संसद में इसको रखवाएगा। आइए आगे देखते हैं अन्य आर्टिकल्स किस बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 321 कहता है कि लोक सेवाओं के कार्यों का विस्तार, लोक सेवाओं के कार्यों का विस्तार कहाँ तक है, किस सीमा तक इनका विस्तार है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो यूपीएससी संसद स्तर पर, यूपीएससी जो संघ लोक सेवा आयोग है वो संसद के तहत इनका काम देखता है। जो संयुक्त लोक सेवा आयोग है वो राज्य विधानमंडल के अंतर्गत, और अनुच्छेद जो 322 है उसमें कहा गया है कि यूपीएससी के व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। भारत की संचित निधि पर इनके सदस्यों के, अध्यक्षों के चाहे वेतन भत्ते हों और तमाम खर्चे हों, वो भारित कहाँ पर होते हैं? तो भारत की संचित निधि पर। और भारत की संचित निधि का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में किया गया है।
अगर हम संयुक्त लोक सेवा आयोग की व्यय की बात करें तो ये राज्य की संचित निधि पर भारित होगा, जो भी राज्य होंगे उनकी संचित निधि पर भारित होगा। अनुच्छेद 323 में कहा गया है कि लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट, लोक सेवा आयोग जो काम करता है वो आखिर अपनी रिपोर्ट किसे देता है उसके बारे में बात की गई है। तो यूपीएससी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपती है और वो संसद में प्रतिवर्ष रखवाते हैं इसको, प्रतिवर्ष ये रिपोर्ट उनको सौंपी जाती है। संयुक्त लोक सेवा आयोग की बात करें तो राज्यपाल राज्य विधानमंडल में प्रतिवर्ष ऐसा रिपोर्ट को ले जाके रखवाता है। आइए देखते हैं, अब पॉइंट नंबर 4 कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग की संरचना कैसी होगी। संघ लोक सेवा आयोग की संरचना का प्रावधान क्या है उसके बारे में बात करता है। संरचना, संरचना में ये कहा गया है कि एक अध्यक्ष व 10 सदस्य, एक अध्यक्ष व 10 सदस्य होंगे। ये वर्तमान संरचना की बात हो रही है, लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है कि इसकी संरचना का प्रावधान भले ही एक अध्यक्ष और 10 सदस्य है, लेकिन वर्तमान में शायद 8 सदस्य ही हैं। इस डाटा को आप एक बार क्लियर कर लीजिए। आइए देखते हैं, पॉइंट नंबर 2 कहता है कि सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है। राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो जब चाहे सदस्यों की संख्या का निर्धारण कर सकता है। अगर उसे लगेगा कि ये पर्याप्त नहीं है तो वो चाहे तो और भी इसमें वृद्धि कर सकता है। नियुक्ति की बात, नियुक्ति की बात आप जानते हैं, पहले चर्चा हो चुकी है कि राष्ट्रपति जी करते हैं। त्यागपत्र भी राष्ट्रपति जी को ही दिया जाता है। और पदावधि के बारे में अगर बात करें तो पदावधि इनकी 6 वर्ष, 6 वर्ष और 65 वर्ष जो भी पहले होगा तब तक के लिए होती है। हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की जांच रिपोर्ट के बाद ही हटा सकता है, ये मैंने आपको बताया। और अगर सर्वोच्च न्यायालय ये रिपोर्ट में कहता है कि इनको हटाया जाना चाहिए तो वो सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी प्रकार की होगी, वो अनिवार्य रूप से ऐसा करना पड़ेगा। अब पॉइंट नंबर 5 ये कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की स्वतंत्रता क्या है उनके बारे में देखिए। ये कितनी स्वतंत्रता है, कहाँ तक इनकी स्वतंत्रता है उसके बारे में बात की गई। पदावधि की सुरक्षा, राष्ट्रपति एक निश्चित प्रक्रिया के अनुसार ही हटा सकता है। राष्ट्रपति जी मनमानी ढंग से ऐसे नहीं हटा सकते, उनके लिए भी एक निश्चित प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को फॉलो करके ही इनको हटाया जा सकता है। इनकी पदावधि की सुरक्षा संवैधानिक प्रक्रिया के तहत है। दूसरा पॉइंट, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के कार्यकाल के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई भी किसी भी प्रकार का पद धारण नहीं करेंगे। सरकार के अंतर्गत कोई पद धारण नहीं करेंगे। ये चाहें तो अन्य जो संवैधानिक पद होते हैं, राज्यपाल वगैरह, ये बनाए जा सकते हैं और बनते भी हैं। पॉइंट नंबर 3 कहता है कार्यकाल के दौरान किसी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। अगर जब इनकी नियुक्ति हुई उस समय जो इनके वेतन भत्ते और सेवाओं में जो भी संवैधानिक प्रक्रिया थी, जो भी संवैधानिक प्रावधान थे, उसमें अलाभकारी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, उसमें कमी नहीं की जाएगी। पॉइंट नंबर 4 ये कहता है कि आयोग के अध्यक्ष व आयोग का कार्य भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। खर्च, कार्य नहीं साथियों, खर्च, और वो कहाँ भारित होगा? भारत की संचित निधि पर। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। पॉइंट नंबर 6 कहता है कि मुख्य कार्य, इसके मुख्य कार्य क्या हैं, महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं? तो काम की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, ये जो भी काम है वो काम की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं और केंद्र प्रशासित सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षा का आयोजन कराना। तो आप जानते हैं कि जो भी अखिल भारतीय स्तर की परीक्षाएं होती हैं, ग्रुप ए ग्रुप बी स्तर की जो भी परीक्षाएं होती हैं, उनके आयोजन चाहे वो अखिल भारतीय स्तर की हो, चाहे वो केंद्र की स्तर की हो, या केंद्र और जिन भी परीक्षाओं का आयोजन कराता है उनका परीक्षा का कंडक्ट कराने का काम संघ लोक सेवा आयोग का है। राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद राज्यों को सलाह देने का भी काम करता है। कौन? संघ लोक सेवा आयोग। वो कब करता है? जब राज्यपाल पहल करता है और राष्ट्रपति जी इसकी अनुमति देते हैं तो संघ लोक सेवा आयोग राज्य के उन मामलों पर क्या सलाह देने का काम करता है।
पॉइंट नंबर 4, सिविल सेवाओं में पदोन्नति व स्थानांतरण के लिए अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों के संबंध में भी संघ लोक सेवा आयोग अपना परामर्श देता है। संघ लोक सेवा आयोग की जो प्रकृति है वो सलाहकारी प्रकार की है, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं इनकी सीमाएं कहाँ तक हैं, क्योंकि कोई भी आयोग हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी कमीशन हो, उनकी एक सीमा होती है, उस सीमा तक ही वो कार्य करते हैं। इनकी सीमाओं का जो पहला पॉइंट है उसमें यह है कि नौकरियों में आरक्षण प्रदान करते समय आयोग से परामर्श नहीं लिया जा सकता। उस समय आयोग का हस्तक्षेप नहीं होता जब आरक्षण की बात होती। ग्रुप सी एवं डी की भर्ती भी नहीं कराता संघ लोक सेवा आयोग, ऐसे परीक्षाओं की ऐसे भर्ती आयोजन नहीं कराता। राष्ट्रपति आयोग के अधिकार क्षेत्र में शामिल किसी पद, सेवा व विषय को परिवर्तित कर सकते हैं, ये संवैधानिक प्रावधान है। अन्य तथ्य में देखें, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में अगर देखें, अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनमें क्या वर्णन है, तो हम पहले पॉइंट में देखें कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दिए गए सुझाव सलाहकारी प्रकृति के हैं। ये जो भी है संघ लोक सेवा आयोग वो सलाहकारी संस्था के रूप में काम करता है। संघ लोक सेवा आयोग सिविल न्यायालय की शक्तियां धारित करता है। सिविल न्यायालय की शक्तियां धारित करने से मतलब ये है कि वो भारत के किसी भी नागरिक को चाहे तो समन जारी कर सकता है या पूछताछ के लिए बुला सकता है। सरदार पटेल को भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। ये आप जानते हैं कि जब भी सिविल सेवाओं के सशक्तिकरण की बात होती है उस समय सरदार पटेल जी का नाम सबसे पहले आता है, और सिविल सेवाओं का सशक्तिकरण करने का काम किसने किया, तो वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया, जिनकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बनी है गुजरात में, आप जानते होंगे। आप कभी वहाँ जाएं, देखें, मोदी जी की नगरी है वो, आपको वहाँ का अलग अनुभव देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 4 कहता है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में भर्ती के लिए पहली परीक्षा जुलाई 1947 में आयोजित हुई थी। इस तरह कभी बार फैक्चुअल क्वेश्चन हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनका ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 5 कहता है कि सिविल सेवा में इंपीरियल शब्द के स्थान पर भारतीय शब्द का उपयोग 1926 में शुरू हुआ। तो साथियों, आज हमने देखा, पढ़ा, समझा, विस्तार से मैंने आपको संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बताया, उन सभी डायमेंशन के बारे में चर्चा करी जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने लगभग ऐसी कोई भी चीज़ आपके लिए बकाया नहीं छोड़ी है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाए, इसलिए आप हमसे जुड़े रहें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अलग टॉपिक के, इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।